Welcome back once again to my channel English Classes by SB Sir। चलिए, इतना इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन ये है कि कभी कभी मन करने लगता है कि लो बोल दो। वैसे ये होता है कि कभी कभी स्वागत है में काम चल जाता है, तो है ना, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कहते हैं कि कंटेंट चेंज कर देना चाहिए, तो थोड़ा टेस्ट बदलता रहता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं। फिलहाल मैं एक बच्चे ने कमेंट करा था, तो उससे मैं कहना चाहूँगा कि ये तो बात सही है कि मैंने कभी एसएससी सीजीएल का पेपर नहीं दिया, है ना। मुझे पता था, फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि एसएससी सीजीएल में 10 या 12 मिनट का टाइम मिलता है। देखो, हमने तो टीजीटी वगैरह और ऐसे जो टीचर से के प्रोफेशन से रिलेटेड एग्जाम्स है वो हमने दिए, तो हमारे टीजीटी में तो 125 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट मिलता है। लेकिन मेरा आइडिया ये था कि शायद 15-20 मिनट मिलता होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर काफ़ी चैलेंजिंग होता है और काफ़ी मुश्किल काम भी है, क्योंकि टाइम भी अगर मिलेगा तो कॉन्सेप्ट तो लगाना ही पड़ेगा। और कोई कितना भी होशियार होगा, कोई कितनी भी प्रिपरेशन करेगा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वक्त तो चाहिए। 25 क्वेश्चन में सिर्फ 12 मिनट, अगर ये बात सही है तो एक चैलेंज हो गया, बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर भी मैं उनको, बच्चों को डिस्करेज करने के लिए नहीं कहता हूँ। मेरा सेंस जो है वो गुड रहता है, बैड नहीं रहता, क्योंकि मैं कहता हूँ तो मैं जानता हूँ। होता है कि कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं होता, ठीक है। फिर भी मैं उसमें कहता रहता हूँ कि देखे तो अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी बच्चा प्रिपेयर कर सकता है, अरे इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें तो एसएससी का पेपर तो बहुत आसान हुआ करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि बच्चों का मोरल डाउन ना हो। मतलब ये कि मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि देखो एसएससी का पेपर बहुत टफ होता है, हर कोई फॉर्म न डाले, सबको एसएससी की तैयारी ना करे, सबके बस की बात नहीं है, और ना बहुत भयंकर पेपर होता है, बड़ा कठिन होता है ना। कुछ ही लोग एसएससी की तैयारी करें, बाकी सब अपने घर में बैठे, ये तो नहीं कहूँगा ना। मैं इसलिए कहता रहता हूँ कि जो बच्चे उनको मन में कोई भय सा बना रहता हो, तो वो उसमें से बहुत आसान महसूस करें, काफ़ी इजी फील करें, काफ़ी कंफर्टेबल फील करें। और रही बात तैयारी की, तो सब बच्चा जानता है कि उसको कितना पढ़ना है और कितना टाइम मिलता है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि मैंने कभी एसएससी का पेपर नहीं दिया, इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बाकी मेरा कोई सेंस बैड नहीं था, गुड था, और जो मेरे अंदर सेंस रहता है बच्चों के लिए, वही बाहर सेंस रहता है। कभी डबल सेंस में बात मैं बच्चों से करता नहीं, ठीक। तो फिलहाल, लेकिन उसने कमेंट किया, कहा, तो कम से कम मुझे पता तो चला कि 10-12 मिनट मिलता है, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन उसके कमेंट से नाराज़गी नहीं है, बात मैं इसलिए मैंने उठाई कि मैं अपनी बात बता सकूं। अब आगे चलते हैं। एक बच्चे के पेंडिंग क्वेश्चंस पड़े हुए हैं काफ़ी दिन से, और मैं देख भी रहा हूँ, लेकिन मैं काफ़ी कन्फ्यूज़न में था। तो कन्फ्यूज़न में ये कि आखिर इनमें क्या सही किया जाए, तो काफ़ी मेरा गेस निकला और लगाया, प्रयास मैंने किया। तो चलो, एक बात कहता हूँ मैं यहाँ पर कि ये बताओ, आपने जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा, उसमें एक फिगर बनकर आता है कि इसमें 10 अंतर ढूंढो। शायद तुमने देखा हो, सभी बच्चों को पता होगा। 2 चित्र बने होते हैं, ठीक, और इसमें सेम लगा करता है कि बिल्कुल सेम है, फिर भी उसमें लिखा होता है 10 अंतर ढूंढो, और उसमें 10 अंतर होते भी हैं। चलिए, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसमें कोई भी अंतर नहीं है, सेम है, बिल्कुल सेम है, और फिर भी लिख दिया जाए कि नीचे इसमें 10 अंतर ढूंढिए। तो बुद्धिमान से बुद्धिमान, बुद्धिमान से बुद्धिमान, टैलेंटेड से टैलेंटेड आदमी सिर खपा के मर जाएगा, अंतर ढूंढता रहेगा। सोचेगा यहाँ लिखा है कि अंतर ढूंढो, तो 10 नहीं तो 5 ही मिले, 5 नहीं तो 2 ही मिले, कोई तो नजर आवे, एक ही मिले, ढूंढेगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो?
इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ही गोज टू स्कूल, और मैं कह दूं कि इसमें कॉमन एरर बताइए क्या है। अगर मैं कह देता हूं कि कॉमन एरर बताओ क्या है, तो देखिए मैं एक बात वेरीफाई करने के लिए कर रहा हूं यहाँ पे, कि मतलब यहाँ पर हम किसी सिचुएशन को समझें और क्यों नहीं मैं कॉमन एरर निकाल पाया। तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, इसमें कॉमन एरर बताओ। अब सोचने वाला ये सोचेगा कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि वह स्कूल जाता है, तो जब प्रेजेंट सिचुएशन में है तो जाता है मतलब रोज जाता है, तो वो सोचेगा इसमें डेली होना चाहिए था, जबकि इसमें एरर कुछ भी नहीं है। अब वो जब कहती है कि एरर ढूंढो, तो वो सोचेगा डेली होना चाहिए। फिर थोड़ी देर में दूसरा सोचेगा कि वह स्कूल जाता है, तो वही थोड़ी जाता है, लड़के थोड़े, लड़कियां भी जाती हैं, तो यहां पर ही एंड सी या फिर दे होना चाहिए, और दे होगा तो गो होगा। कोई टू द स्कूल सोचेगा, कुछ भी सोचेगा, जबकि इसमें एरर 0 है। मतलब सिचुएशन मेरे सामने यही थी, क्योंकि उसी लड़के से ही पता चला कि इसमें कोई एरर ही नहीं है। अब मेरा केस क्या था, मेरा ये था इस पर तो जा ही नहीं रहा था, मुझे मालूम था स्पेक्टिकल का मतलब नज़ारा होता है, दृश्य होता है, ठीक, और दिया इसी के लिए वो। अगर स्पेक्टिकल्स होता तो फिर ये गलत हो जाता, फिर करेक्शन हो जाता, बात खत्म हो जाती। इंचेंटिंग के पहले एन आना स्वाभाविक है। फिर सनसेट में जब इस तरह कंपाउंड नाउन बनता है, तो इस तरह से वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हो गया, द की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। अब सनसेट इज एन इंचेंट। अब मैंने सोचा कि इंचेंटेड का मतलब, एक तो इंचेंटेड भी होता है, स्कूल में आपने पढ़ा होगा द इंचेंटेड पूल, तो मैंने सोचा इंचेंटेड पूल हो सकता है। खैर इसमें कोई कॉम एरर नहीं थी, और इसलिए इसमें मिल नहीं पाया, लेकिन ये अपनी जगह पे सही है सेंटेंस। द ग्लास विंडो पेन में मेरा एक आइडिया था कि ग्लास विंडो पेन, विंडो पेन जो होती है कोई भी खिड़की हो, तो उसमें क्या होता है, विंडो पेन ऑलरेडी कांच को ही सजेस्ट करता है, ग्लास को सजेस्ट करता है, इसलिए ग्लास एक एक्स्ट्रा सेंस देने वाला हो गया। फिर आया दिमाग में कि विंडो पेन्स होगा तो हैव होगा, हैव है तो विंडो पेन्स होगा। फिर हो गया कि इज भी हो सकता है, अगर पेन्स है तो आर भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, पेन्स ही होगा और बाकी कुछ नहीं है। तो कभी कभी होता ये है कि सेंटेंस में कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से बहुत ज़्यादा गहरा दिमाग लगा जाते हैं, और गहरा दिमाग लगाने का नतीजा ये होता है कि हम उसकी छोटी सी फॉल्ट पकड़ नहीं पाते, और कंपटीशन के एग्जाम्स में यही होता है। तो यहाँ पर नॉर्मली यही था, ये सही था, और यहाँ पर पेंस करना है, और ये सही है। अब आते हैं उसके अगले क्वेश्चन में, वन हु लव्स हिज ओन कंट्री, वन हु लव्स हिज ओन कंट्री। उसका कहना ये है कि यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, तो वन के साथ जब भी कोई पॉजिटिव प्रोनाउन आता है तो हिज नहीं आता, उसका कहने का मतलब वंस आता है। तो वन हु लव्स वंस ओन कंट्री ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हिज ही होता है, वंस क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है कि जब होता है वन हु लव्स हिज ओन कंट्री, वो जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है, जवाब क्या आएगा, पैट्रियट। इसका जवाब होगा देशभक्त। और देशभक्त कौन हो सकता है, या तो हिज हो सकता है और या हर हो सकता है, यानी या ही हो सकता है और या सी हो सकता है। दो में से यही नहीं कि यहाँ हिज ही आएगा, यहाँ हर भी हो सकता है। कल को कहीं हर मिल जाए तो डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, अपसेट मत होइए। वन हु लव्स हिज और हर ओन कंट्री। यहां पर फिर इंडेफिनिट क्या होता है, क्योंकि यहां पर किसी भी कोई भी देशभक्त हो सकता है, और जो भी हो, अर्थात हर कोई व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है वो क्या होता है,
जवाब यही मिलेगा हर हाल में, पैट्रियट। तो यहाँ जो वन जो होता है वो डिनोट पैट्रियट को करता है, अर्थात यहाँ वन कोई भी हो लेकिन पैट्रियट होगा, देशभक्त होगा। इसलिए यहाँ पर श्योर हो जाता है कि या तो ही जाएगा या रहेगा। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें, इसी को इस तरह से कर दें कि वन शुड लव वंस कंट्री, तो फिर यहां वंस ही रहेगा, क्योंकि यहां आप कंफर्म नहीं है ना, यहां कंफर्म नहीं है, बस यहां पर तो सजेशन है कि हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यहां पर कह रहा है कि वो जो अपने देश से प्रेम करता है, यानी करता ही है, और जब करता ही है तो पैट्रियट हो गया, और जब पैट्रियट है तो हिज कंफर्म है ना, इसलिए यहां पर आता है। और यहां पर वन इसलिए कि कोई भी हो, कोई भी जो अपने देश से प्रेम करता हो, तो ये अनडेफिनिट और ये श्योर पर्सनल, इस वजह से यहां पर ही जाता है, ये मेरा मानना है। अब यहां पर वन शुड लव वंस कंट्री, हर किसी को अपने देश से प्रेम करता हो, तो कोई भी हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, और चूंकि ये किसी भी देश का हो, हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो यहां पर यह डेफिनेट नहीं है, ओनली सजेशन, जो करता है, जो व्यक्ति है उसे करना चाहिए, और यहां पर तो करता है ना। और जब भी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस तरह का आता है तो हिज ही आ जाता है, और हिज आता है क्योंकि ये श्योर होता है, जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है और करता है तो पैट्रियट, और पैट्रियट है तो श्योर हो गया। तो यहां पर जो होता है ना, यहां ये हु लव्स, ये व्यक्ति, ये पैट्रियट ही होता है, जो करता है तो पैट्रियट, तो जो देश से, ये मेरा अपना मानना, मेरा कॉन्सेप्ट है। संभवतः इसमें कुछ कमी भी हो सकती है या जैसा भी हो, लेकिन मेरा मानना यही है कि इसी वजह से यहाँ पर ही जाता है। अब ये है कि वो समझे बच्चा उसको कि ये सही है या गलत, लेकिन मेरा मानना जहाँ तक ये सही है। अब चलते हैं अपने प्रोनाउन पार्ट 2 की तरफ। तो देखो क्या है कि प्रोनाउन फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन था, अब उसकी डिटेल्स, फिर उसके रूल्स चलेंगे। क्योंकि होता है कि कोई बिगिनिंग से अगर प्रोनाउन पढ़ रहा है तो उसके हिसाब से होना चाहिए ना, तो 1 बाय 1, और तुम जानते हो कि ये भी बहुत पार्ट लेगा तब जाकर बनेगा, तो हर चीज़ कायदे से चलनी चाहिए। तो यहाँ पर वही है कि कुछ बच्चों को मान लीजिए वो चीज़ पता है, कुछ को नहीं पता है, तो ऐसा तो नहीं जिनको नहीं पता है उनके हिसाब से भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन, क्योंकि यही पहला पार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन का मतलब है, पहला है केस के आधार पर, केस माने क्या होता है, कारक, ठीक। तो यहां पर जैसे फर्स्ट पर्सन, और फिर सेकंड पर्सन, और फिर थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में जैसे आई, और इसके बाद इसी से बनने वाला मी, फिर माई, और फिर माइन, और फिर माई सेल्फ। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, केस नहीं है, ये पर्सन है। पर्सन का मतलब ये है कि व्यक्ति कितने होते हैं। तो प्रोनाउन में व्यक्ति 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। अब यहाँ पर आई, मी, माइन, माई सेल्फ, ठीक। इसके बाद है वी, अस, आवर और आवर्स और आवर सेल्फ, ये हो गया। तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गया। आई से बनने वाले सभी प्रोनाउन, वी से बनने वाले प्रोनाउन, ये सारे, और ये जो होता है ना, ये चलता है सिंगुलर, और ये चलता है प्लूरल।
ये सिंगुलर आता है फर्स्ट पर्सन में और ये फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल लेके चलता है। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स और योरसेल्फ। ये आपका यही सिंगुलर होता है और यही प्लूरल होता है, दोनों होते हैं इसमें। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। इसमें और सी, हर और हर्स और हरसेल्फ। इसके बाद इट और इट्स और इटसेल्फ। और इसका दे, देम और देयर और देयर्स और देमसेल्व्स। इस तरह से ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ये थर्ड पर्सन का मस्कुलाइन जेंडर है, ये फेमिनाइन जेंडर है, ये न्यूट्रल जेंडर है और ये आपका कॉमन जेंडर है। ये कॉमन जेंडर है, मतलब ये पुरुषवाची, स्त्रीवाची, नपुंसकवाची और उभयवाची यानी उभयलिंग में आता है। ये सभी के लिए आता है। ये बेजानदार वस्तुओं के लिए आता है, पशु पक्षियों के लिए आता है, ये स्त्रियों के लिए आता है, ये पुरुषों के लिए आता है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए आता है, जो भी हो सामने कोई भी हो। और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में। तो इस तरह से ये पर्सन के आधार पर ये फर्स्ट पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन का मतलब समझते हो? फर्स्ट पर्सन मैं, अर्थात जो बोलता हो वो फर्स्ट पर्सन, सुनता हो यानी तुम, मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तुम सुन रहे हो तुम सेकेंड पर्सन हो। और इसके बाद जिसके बारे में बात करें, मैंने तुमसे कहा मुकेश ईमानदार है, तो मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सुन रहे हो तुम सेकेंड पर्सन, और मुकेश के बारे में मैंने बात की वो थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार से तीन पर्सन यहां पर आते हैं। ठीक, कभी कभी ये हो जाता है कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, जिसके विषय में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। राम सेट्टू मोहन लिखा हुआ है, तो राम सेट्टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, तो यहाँ पर राम मोहन से कह रहा है वो सही है, लेकिन उस बात को बताने वाला मैं हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो सब थर्ड पर्सन हो गए। अगर राम सेट्टू दिनेश लिखा है, राम सेट्टू दिनेश, राम टोल्ड दिनेश दैट श्याम वॉज ऑनेस्ट, ऐसे लिखा है, तो वो सब आपके लिए क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गया। क्योंकि बात कौन कर रहा है? आप, तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन, यानी मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं उनकी बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, तुम सुन रहे हो तो तुम सेकंड पर्सन हो गए, और उन तीनों के बारे में बात की जा रही है तो वो थर्ड पर्सन हो गए। वो उनकी बात हम कर रहे हैं, अगर वो अपनी बात करे तो फर्स्ट पर्सन हो सकता है जब वो आई का इस्तेमाल करे। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल ये आपका हो गया पर्सन, यानी पर्सन के आधार पर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को तीन भागों में विभाजित किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट पर्सन के ये सारे प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन के ये सारे प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के ये सारे प्रोनाउन है। और इसमें सेकेंड पर्सन में दाउ और दी और दाइन और दाइसेल्फ ये भी आते हैं जो पोएटिक वर्ड है। ठीक है, ये पोएटिक वर्ड का मतलब ये है कि ये फॉरेन वर्ड है। फॉरेन वर्ड तो ये भी हैं, पर ये ब्रिटिश इंग्लिश में आते हैं, और ये शायद फ्रेंच में, कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन फ्रेंच या लैटिन भाषा के वर्ड्स होते हैं जो पोएट्री में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। टेक, दाउ, दी, दाइन और दाइसेल्फ, ऐसे करें। तो ये जैसे यू की कैटेगरी में होता है, ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में होता है, और ये पॉजेसिव की कैटेगरी का, और ये रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में होता है। तो ऐसे करके इनका भी प्रयोग यहाँ पर होता है। तो ये पर्सन के आधार पर आपके प्रोनाउन हो गए। अब ले लेते हैं केस के आधार पर। केस, और केस माने कारक, केस मीन्स कारक। अब कारक जैसे आप देखो, नॉमिनेटिव केस, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस,
इसके बाद पॉजिटिव केस, और केस 3 होते हैं ग्रामर में, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। लेकिन अगर हम देखें फॉर कंप्रीहेंशन, समझने के लिए, तो एक केस और बना सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, निज कारक, निज कारक या निजवाचक कारक बना सकते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। बहुत आसान है समझना और सभी के लिए, लेकिन इन्हीं का यूज आगे आना है एक्सरसाइज में, एरर्स में, बस समझना पड़ेगा। पहले वर्ड्स को समझा जाता है, इसके बाद उनका यूज समझा जाता है। तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और टेम्पररी, यानी कि अस्थायी रूप से एक केस। देखो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रामर में 4 केस होते हैं, हम हमेशा यही कहते हैं किताबों में मिलता है केस 3 होते हैं। पर समझने के, अब समझने के लिए इसलिए क्योंकि इसका यूज है। जैसे हमने बनाया आई, ऑब्जेक्टिव केस बना मी, पॉजिटिव केस में 2 तरह से बनता है, माई और माइन। तो ये माइन आपका प्रोनाउन होता है, माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है ये भी प्रोनाउन के टेबल में होता है, लेकिन यूज होता है एडजेक्टिव की तरह, ये यूज होता है प्रोनाउन की तरह। और इसका रिफ्लेक्सिव केस बनेगा माई सेल्फ, ध्यान देना। इसके बाद वी, और इसके बाद अस, और यहां पर बनेगा अवर, और ये बनेगा अवर्स, और यहां पर हो जाएगा अवर सेल्फ। देखो ना रिफ्लेक्सिव केस चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद है आई वी यू, और ये बनेगा यू, और ये बनेगा योर, और ये बनेगा योर्स, ठीक, और ये बनेगा आपका योरसेल्फ। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे चल रहा है रिफ्लेक्सिव केस। अब यहां पर दे, फिर बना देम, और फिर बनेगा दियर, और फिर बना दियर्स, और फिर बनेगा देमसेल्व्स। ये देखिए हर एक का रिफ्लेक्सिव केस चल रहा है। और इसके बाद ही, और फिर बना हिम, और फिर यहां पर हिज, और इसका रूप भी यहां पर हिज ही होता है, दोनों जगह सेम होता है। और यहां पर बना हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव केस। इसके बाद सी और हर, और यहां पर भी हर ही होता है, लेकिन यहां पर हर्ष होता है, और फिर यहां पर हर सेल्फ, ये हर सेल्फ चला। और इसके बाद इट, यानी इट, और फिर इट्स, और इसका भी सेम ही होता है, इट्स। अब इट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका यूज बहुत कम होता है इस तरह का, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में ही ज्यादा यूज होता है, इसमें कम होता है। लेकिन अगर रखेंगे तो दोनों में फॉर्म एक ही आएगा, और इसका हो जाएगा इट्स सेल्फ। तो हम देखिए यहां पर देख क्या रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव केस पूरा साथ दे रहा, हर जगह पूरा चल रहा है, तो रिफ्लेक्सिव केस बनता है ना। तो अपने समझने के लिए इतना काफी कि हम एक कॉलम और बना लें अपने माइंड में, पर पूछने पर जवाब यही होता है कि केस 3 होते हैं, पर समझने के लिए हमने 4 कॉलम, मतलब रिफ्लेक्सिव केस भी होता है, ऐसे करके। तो ये पूरी टेबल एक साथ आ जाती है। अब आई, मैं या मैंने, मी मुझे मुझको, माई मेरा मेरी मेरे, और वही अर्थ इसका भी होता है, माई सेल्फ मैं स्वयं। अब ये सेल्फ लगाकर बनते हैं, लेकिन किसी के ऑब्जेक्टिव केस में लगता है, किसी के पॉजेसिव केस में लगता है। ये पॉजेसिव केस में लगा है, ये पॉजेसिव केस में लगा है, ये पॉजेसिव केस में लगा है, ये ऑब्जेक्टिव केस में लगा है देम, ये ऑब्जेक्टिव केस में लगा है, ये ऑब्जेक्टिव केस में लगा है, ये पॉजेसिव केस में लगा है। लेकिन लगता है सेल्फ लग करके, उसके रीजन है कि उसमें स्वयं को ही रिफ्लेक्ट करता है वो, इसलिए ऐसा बनता है। वी हम या हमने, अस हमें या हमको,
अवर हमारा, हमारी, हमारे, और ये हम स्वयं। यू माने तुमने, ये तुम, ये तुमने, या फिर आप या आपने। कभी कभी ये अचानक बच्चा नहीं बता पाता आपकी अंग्रेजी क्या होती है। तो यू आप या आपने, तुम या तुमने, तुम्हें या तुमको, या आपको, और आपका, आपकी, आपके, या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। दे माने वे या उन्होंने, दे माने उनको, उन्हें या उनको, देयर उनका, उनकी, उनके। ही वह या उसने, हिम उसे या उसको, हिज उसका, उसकी, उसके। सी वह या उसने, हर उसे उसको, हर उसका, उसकी, उसके। इट माने यह या इसने, यह या इसने, इसका, इसकी, इट इसे या इसको, इसका, इसकी, इसके, और यह स्वयं। तो यहाँ पर सबके साथ में जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार का पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा। तो ये तो नियम पर डिपेंड है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, किस तरह से वहाँ पर प्रयोग। या कि ये कहना जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा, ये नहीं कहा जाएगा। यहाँ समझने की जरूरत है। यहाँ पर अगर आई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो माई सेल्फ होगा, अवर सेल्फ नहीं होगा। और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लस प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और मस्कुलाइन जेंडर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनाइन जेंडर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर, ये आपका कॉमन जेंडर, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो इस तरह की ये क्लासिफिकेशन है पर्सनल प्रोनाउन का। अब 1 मिनट देख लेते हैं कि इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है, क्यों हमें इन सब एक एक शब्दों को अच्छी तरह से भली भांति परिचित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये होता है, जैसे माई है और माइन है, ठीक, इट रिक्वायर्स नाउन बट इट डज नॉट, यानी इसके साथ हमेशा नाउन आएगा, इसके साथ हमेशा नाउन नहीं आएगा, मतलब नाउन आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये होता है माई प्लस नाउन, ठीक है, और ये इक्वल होता है माइन। मतलब जब माई प्लस नाउन होता है तब माइन बनता है। तो जब माई के साथ नाउन हो जाता है तो माइन बन जाता है, यानी माइन के साथ में नाउन ऑलरेडी होता है, तो माइन के साथ नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब थोड़ा सा नमूना देखते हैं, जैसे लिखा हो आवर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, ऐसा लिखा हो, यह लिखा हो आवर इज आवर हाउस इज ब्यूटीफुल, या ऐसा लिखा हो, और या फिर लिखा हो आवर्स हाउस इज ब्यूटीफुल हाउस, मतलब कुल मिलाकर अगर ऐसा लिखा हो, ठीक, आवर्स हाउस इज ब्यूटीफुल लिखा हो, मान लो ये ना लिखा हो, तब यहां पर देखना जरूरी हो जाता है। जब ये सभी सेंटेंस एक ही साथ आते हैं तो एक बार टाइम, फिर इसीलिए तो टाइम लगता है उसमें सेलेक्ट करने में, क्योंकि पहले से हम कंफर्म करते नहीं कि किसी भी शब्द की उपयोगिता क्या है, किसी शब्द की वैल्यू क्या है, किसी शब्द का प्रयोग क्या है। तो फिर जब अचानक आता है तो फिर ढूंढने में टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है, और टाइम होता है कम, तो प्रॉब्लम होती है। तो आवर्स जब दिया होता है तो इसमें नाउन पहले से ही है, इसलिए इस कॉलम में इस जगह सब्जेक्ट के साथ में नाउन की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आवर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, हमारा घर एक सुंदर घर है। तो चूंकि हाउस यहाँ पे आएगा क्योंकि एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल लगा है, काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर ऐसा है कि इसमें अवर लगा है, ऐसा नहीं लगा है, तो फिर नाउन आएगा, और सीधे यहाँ पर फिर दोबारा नहीं आएगा, अवर हाउस इज ब्यूटीफुल, और आर्टिकल भी नहीं आएगा, तो फिर ये भी सेंटेंस सही है। पर यहाँ पर जब एस लगा है तो इसमें नाउन है, तो फिर ये नाउन क्यों लगा है?
यानी यहाँ पर नाउन ये नहीं होना चाहिए था, और अगर नाउन होना है तो फिर ये एस नहीं लगना चाहिए था। तो अब या तो आवर हाउस इज ब्यूटीफुल करो या फिर आवर्स इज ब्यूटीफुल हाउस करो। तो फिर ये चीज समझने वाली है ना, तो जब तक हम इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, इसकी कि इसका और इसका रोल क्या है, किस सिचुएशन में कैसे आता है, तब तक हम फिर प्रयोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने टेबल बना के यहाँ समझाया है कि यहाँ पर जो एक पजेसिव केस में होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। जिनके साथ नाउन आता है वो पजेसिव एडजेक्टिव की बात यूज होते हैं, होते प्रोनाउन वो भी, लेकिन यूज में पजेसिव एडजेक्टिव माने जाते हैं। और जिनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ओरिजिनली यही प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, यही आपका पजेसिव प्रोनाउन है ये। लेकिन यहाँ पर चूंकि यूज गलत है, ये सेंटेंस गलत है, ये दोनों सेंटेंस सही है। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद तुरंत नाउन है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है अवर्स और अवर में, माई और माइन में, योर और योर्स में, हर और हर्स में। अब जैसे हिज होता है तो हिज क्या होता है, हिज आप जैसे देखोगे हिज में क्या है कि जैसे हम कहते हैं दिस इज हिज और बुक, तो ये सही है। और अगर लिखा दिस बुक इज और हिज, तो ये भी सही है। क्योंकि देखो इसका रोल सेम होता है, मतलब रोल क्या, इसका फॉर्मेशन सेम होता है। जैसे माई और माइन हो तो उसमें अंतर होता है, तो उसमें हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो है इसमें इसके चूंकि दोनों प्रारूप एक ही जैसे होते हैं, इसलिए ये सही है और ये भी सही। तो यहाँ हमको समझने की जरूरत है कि ये है प्रोनाउन, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो जब इस तरह से ये पुस्तक उसकी है तब भी यही बनेगा, और ये उसकी पुस्तक है तब भी यही बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको बदलें, चूंकि इसके दो रूप हैं, तो दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन, ये है माई और माइन में डिफरेंस। यहाँ से पता चलेगा कि क्यों कहाँ पर है। बुक है, इसके साथ ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और जिसके साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसी को नाउन की जरूरत पड़ती है। और ये प्रोनाउन है, विदाउट मतलब नाउन आता है, इसमें ऑलरेडी नाउन का सेंस है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। और ये सेंटेंस अब सही है, ये सेंटेंस अब सही है। तो ये थी मेरी आज की क्लास। जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सका वो मैंने दे दिया। अब इसके बाद मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को ढेर सारा प्यार।